हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन मेनिया पर। थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी टाइम से आपको वीडियो नहीं मिली। तो उसका रीज़न तो आप जानते ही हैं, जैसे कोरोना वायरस काफ़ी यहाँ पे फैला हुआ है, वो लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो सभी प्रॉब्लम्स को दूर हटाते हुए अपने एक बार फिर से न्यू स्टेप स्टार्ट करते हैं। अभी 12th की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है गाइज, और 12th की क्लासेज के अंदर अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट है 12th नॉन मेडिकल के अंदर अपने मैथ्स के जो क्लासेज है वो आज अपने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपने कंपटीशन लेवल की क्लासेज करवा रहे थे। कंपटीशन और 12th दोनों को अपने साथ में लेके चलेंगे। आज अपने 12th की क्लास स्टार्ट कराते हैं, और जो 12th के स्टूडेंट हैं ताकि उनको थोड़ा फायदा मिले, घर पे बैठ के वो आगे की प्रिपरेशन कर सके। 12th के एग्जाम हो गए, जो स्टूडेंट 11th से 12th में आए हैं उनको थोड़ा फायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज अपने यहाँ से। और इससे थोड़ा सा मोबाइल में अगर वीडियो क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा अगर चेंज आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा सिर्फ स्टडी पर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस। आज अपना टॉपिक जो है वो है मैट्रिक्स। ये 12th क्लास का टॉपिक है मैट्रिक्स आव्यूह। ये नॉन मेडिकल से रिलेटेड है। आज अपने स्टार्ट करते हैं आव्यूह असल में होता क्या है, आव्यूह है क्या। आव्यूह के बारे में सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ने बताया था। जे सिल्वेस्टर ने इसके बारे में बताया था आव्यूह असल में होता क्या है। आव्यूह जो होता है वो अलग अलग बीज गणित में, रेख गणित में, अपने वाले सांख्यिकी के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर सभी का एक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर सभी के अंदर आव्यूह सिद्धांत का यूज किया जाता है। अपने बात करते हैं आव्यूह सिद्धांत से रिलेटेड। अगर आव्यूह है क्या, आव्यूह संख्याओं एवं फलनों, अगर मैं कहूँ आव्यूह जो होता है संख्याओं एवं फलनों का एक आयताकार विन्यास होता है। आव्यूह क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। आव्यूह जो होता है वह संख्याओं व फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्रम विन्यास होता है। अब मैं बात करूं, मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो मैं डेफिनेशन के बारे में ऐसे ही बता सकता हूं कि संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आव्यूह को अलग अलग जगह से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ऐसे करके भी लिखा जाता है, इसको ऐसे करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ब्रैकेट में। तो अपने जो है वो इसी को लेके चलेंगे, कैपिटल ब्रैकेट वाले आव्यूह को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपने सिर्फ इसी को लेके चलेंगे, इसको अपने नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो आव्यूह को जो रिप्रेजेंट करना है अपने को वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं कह दूं मैंने इसके अंदर कुछ अवयव लिख दिए, एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलूं। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्याएं हैं। या मैं कह दूं फलन ले लूं, कोई भी फलन ले लीजिए, जैसे x y z a b c d e f, ये फलन ले लिए। फलन ले लो, संख्याएं ले लो, उनका जो आयताकार जो क्रम विन्यास होता है, आयताकार क्रम विन्यास होता है, वो क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये आव्यूह जो है कैसे, किस चीज को डिनोट किया जाता है, आव्यूह जो होता है वो उसके जो संख्याएं और स्तंभ होती है मैं आपको बताता हूं। एक तो होते हैं रो, एक तो होती है रो, ये सारी रो है। रो मतलब पंक्तियां, रो मतलब पंक्तियां। और एक होते हैं स्तंभ जिन्हें अपने बोलते हैं कॉलम। स्तंभ, स्तंभ, रो और कॉलम ये दोनों मिलकर एक आव्यूह का निर्माण करते हैं। इसे m इंटू n से डिनोट किया जाता है। m यहाँ पर जो है आपके पंक्तियों की संख्या को डिनोट करता है, और जो n जो है वो आपको स्तंभों की संख्या को डिनोट करता है। कई किताबों के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ पे जो m है वो स्तंभों में दिखाया हुआ है। मैंने 1-2 किताबें देखी थी, अधिकतर में यहाँ पे पंक्तियां हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि m जो है वो पंक्तियों को और n स्तंभों को डिनोट करता है। मतलब इन दोनों का जो गुणन होता है ना, वो आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, आव्यूह होता है। मैं ये कह सकता हूं इन दोनों के गुणा करने से मैं ये बता सकता हूं कि मेरे आव्यूह के अंदर कितनी संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मैं कह दूं मेरे पास
कितनी कॉलम है, कितनी पंक्तियां हैं, 1 R1, दूसरी पंक्ति ये है R2 और तीसरी पंक्ति ये है, कितनी हो गई R3। कितनी पंक्तियां हैं, तो सर 3 पंक्तियां हैं। गुणा में कितने स्तंभ है, ये C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम, कितने कॉलम हो गए 3, 3 × 3 कितने हो गए, तो सर ये 9 हो गए। तो इन टोटल संख्या कितनी हो गई 9। मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं को अगर मैं आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरे पास जो आव्यूह के जो अवयव है, जो अवयव दिए हुए हैं, चाहे वो संख्या है चाहे वो फलन है, उनकी संख्या अपने को यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी कि सर इतनी संख्याएं होती है या इतने अवयव होते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ चाहे गाइस, आव्यूह का प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आव्यूह पता लग गया कि संख्याओं या फलनों का जो आयताकार क्रम विन्यास होता है उसको आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के अंदर पंक्तियां होती है, स्तंभ होते हैं, इनका गुणन होता है जो उनके अवयवों की संख्या को बताता है। साथ में मैं आपको इसके साथ कुछ और 2-4 चीजें बताने जा रहा हूं। सपोज करो मैंने संख्या को या अवयवों को ऐसे लिख दिया, AIJ, BIJ, CIJ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं XIJ, YIJ, ZIJ। अब कहेंगे सर ये IJ क्या हो गया, IJ क्या चीज है, IJ है वो उनकी संख्या को डिनोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हमेशा जो आव्यूह जो होता है ना वो हमेशा 1 2 3 ना होके इस तरीके से होता है, A11, A12, A13, या मैं इसको X मान के चलूँ तो X11, इसको A ले लो आप, AJI, II, IJ, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इसको I और J। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखो, 3 अवयव ले लो सिर्फ, AIJ, BIJ, CIJ। अब असल में सर ये है क्या, IJ जो होता है वो नीचे की संख्या को व्यक्त करता है कि नीचे की संख्याएं क्या है, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक आव्यूह लिख के देता हूं। मैंने एक आव्यूह लिखा है यहाँ पे A21, A22, A23, फिर लिखा A31, A32, A33। अब मैं आपसे पूछूं कि A22 में I और J का मान क्या है, कि सर I और J जो है वो 2 और 2 है। अब मैं आपसे कहूं कि A31 में I का मान क्या है 3 और J का मान क्या है 1। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका यूज करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी कि सर इनको अपने क्यों लेते हैं, किस बेस पे लेते हैं। जब अपने को एक आव्यूह बनाना होता है ना, जब अपने आव्यूह की रचना करनी होती है तब इस जगह पे इनका बहुत यूज होता है। करेंगे सारी चीजें समझ में आएगी। अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उन चीज पे ध्यान दें कि I जो होती है वो आपकी फर्स्ट वैल्यू और J जो होती है वो आपके अवयव के पैर के जो नीचे, अवयव के पाद के नीचे या पैर के जो नीचे जो फर्स्ट वैल्यू है वो I और सेकंड वैल्यू है वो किसकी होती है, J की होती है। मैं आपको ये मान लूं, इसमें एक कई बार पूछ लेते हैं कि जो आपका I जो होता है उसको अपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज याद रखना, पूछ लेते हैं पेपर में कि I की वैल्यू होती है M से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है या 1 के इक्वल होती है, या M के इक्वल होती है या दोनों के इक्वल हो सकती है, लेकिन M से कभी बड़ी नहीं होगी। इसी तरीके से J की जो वैल्यू होती है वो N से छोटी होती है या इक्वल होती है, या 1 से बड़ी होती है या उसके इक्वल होती है। बस ये उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये जरा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते बहुत कम है, लेकिन आपको बस ये चीजें पता होनी चाहिए कि I और J क्या होता है। अब मैं आगे चलता हूं, बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की। आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइज पंक्ति मैट्रिक्स, या अपने उस चीज को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह। असल में पंक्ति आव्यूह क्या होता है।
पंक्ति अवयव वो होता है जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है, उसके अंदर कॉलम नहीं होते हैं, लेकिन कॉलम को गिना जाता है। कैसे? मेरी बात को ध्यान सुनना। मैंने एक पंक्ति लिखी 1 2 3, ये पंक्ति है गाइस। कितनी पंक्ति है? सर एक पंक्ति है। R1 एक है। क्या इसके अंदर कॉलम है? कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे 3 कॉलम हो गए, ये देखो C1 C2 C3। नहीं, कॉलम और पंक्ति तब गिने जाते हैं, हाँ मैं काउंट कर सकता हूं 3। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जब अपने प्रेयर करते हैं स्कूलों के अंदर, या प्रार्थना करते हैं, या कहीं ऐसी चीज है जहां पे अपने कोई सामान लेने गए या जहां पे लाइन लगी हुई है, तो अगर एक अकेला पर्सन खड़ा है, मैं कह रहा हूं एक अकेला पर्सन खड़ा है, मैं खड़ा हूं, तो मैं पंक्ति में नहीं आता, मैं अकेला खड़ा हूं, मैं नहीं कह सकता कि पंक्ति कहां स्टार्ट है। हाँ, अगर मेरे पीछे और लोग खड़े हो जाएंगे एक ही लाइन के अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि सर अब ये पंक्ति बन गई। मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे और बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तो मतलब वो एक पंक्ति बन गई, अब वो पंक्ति है। लेकिन अगर मैं अकेला खड़ा हूं तो वो ना पंक्ति है ना वो स्तंभ है। ये अकेला है एक, क्या इसके पीछे दूसरे लोग खड़े हैं, दूसरा भी खड़ा है, 3 भी खड़ा है, तो ये पंक्ति है। लेकिन जब मैं स्तंभ की बात करूंगा इस चीज की, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया ना, मैं रिपीट करता हूं, मैंने स्तंभ मैट्रिक्स से बता दिया, पंक्ति मैट्रिक्स ही होती है। ये पंक्ति की रो है, एक बंदा है उसके पीछे 3 खड़े हैं, दूसरा भी खड़ा है, तीसरा भी खड़ा है। लेकिन जब बात स्तंभ की आती है ना, ये स्तंभ है C1 C2 C3, ये अकेला खड़ा है, क्या इसके पीछे कोई और लोग खड़े हैं? तो मैं कैसे मान लूं कि एक स्तंभ है? एक स्तंभ बनाने के लिए अपने ईंटें लगाते हैं, मैंने एक ईंट लगाई, क्या एक ईंट से स्तंभ बन जाता है? स्तंभ कब बनता है? जब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी, तब एक जाके एक स्तंभ तैयार होता है। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये अकेला है, इसके पीछे कोई नहीं है, तो ये स्तंभ नहीं है। लेकिन कितने स्तंभ बना सकता हूं मैं? कितने बना सकता हूं? 1 2 3, तो मैं इनको काउंट जरूर करूंगा। अगर मैं उनको स्तंभ बना सकता हूं, भाई ये अकेले खड़े हैं, इनके पीछे मैं और लोग अभी भी जोड़ सकता हूं, तो मैं इनको स्तंभ बना सकता हूं, लेकिन स्तंभ है तो नहीं ना, लेकिन मैं काउंट जरूर करूंगा। काउंट करूंगा तो कितनी मैट्रिक्स हो गई? 1 × 3। 1 क्यों लिखा? क्योंकि m × n, याद है ना, m किसकी संख्या को व्यक्त करता है? पंक्तियों की संख्या को। n किसकी संख्या को व्यक्त करता है? स्तंभ की संख्या को। भाई पंक्ति तो एक हो गई, स्तंभ तो सर है ही नहीं, लेकिन स्तंभ को कितने बना सकता हूं वो यहां पे लिखना जरूरी है। 3 सर, 3 बना सकता हूं सर, तो 1 × 3 वो हो गई पंक्ति मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स की। सेम उसी तरीके से स्तंभ मैट्रिक्स, सेम यही चीज। मैं बात करूं तो कॉलम मैट्रिक्स, सेम यही चीज। अब मैं स्तंभ में लेके चलूंगा 1 2 3, भाई कॉलम तो है C1, क्या पंक्तियां हैं यहाँ पे? नहीं है सर, पंक्तियां यहाँ पे नहीं है, पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ, पंक्ति बनी नहीं हुई, अकेले हैं। लेकिन स्तंभ के पीछे बंदे जुड़े हुए हैं, मतलब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी हुई है, तो स्तंभ जरूर है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले किसको लिखूंगा? लेकिन रिप्रेजेंट करूंगा। कितनी पंक्तियां बना सकता हूं? सर 3 बना सकता हूं, तो मैं उसको रिप्रेजेंट जरूर करूंगा यहाँ पे। तो मतलब 3 × 1, पहले पंक्ति लिखी जाएगी, बाद में स्तंभ। 3 × 1 की मैट्रिक्स। अब मैं बात करता हूं आगे वर्ग मैट्रिक्स। इसकी जो मैं आपको अभी क्वेश्चन थोड़ा लेट समझाऊंगा, पहले इसकी जो थ्योरी है ना पूरी, वो समझ लो अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स की बात करें तो वर्ग मैट्रिक्स हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, सर ये अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वर्ग क्या होता है गाइस? वर्ग होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? समान, सिंपल। जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? पंक्ति और कॉलम में अवयवों की संख्या पंक्ति और कॉलम में क्या होगी? कसर समान होगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी पंक्तियां हैं भाई? पंक्ति है इसमें? बिल्कुल है। कितनी पंक्तियां हैं? सर R1 R2 R3, 3 पंक्तियां हैं सर।
स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, C1 C2 C3 समान है सर भाई, 3 स्तंभ है और 3 ही कॉलम है, मतलब ये तो वर्ग होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो पंक्तियां भी समान हैं और चौड़ाई और आपके स्तंभ भी क्या है? समान है। तो ये होगी आपकी वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर, तो इसको 3 × 3। तो नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद अपनी नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो आती है शून्य मैट्रिक्स। अब सर ये शून्य मैट्रिक्स क्या होती है? सिंपल वह मैट्रिक्स, अच्छा एक बार थोड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स में और देख लो, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी 3 × 3 की हो, आपकी 2 × 2 की भी हो सकती है, मतलब जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, इस तरीके से 1 2 3 4, पंक्ति भी 2 स्तंभ भी 2। हाँ, एक की हो सकती है क्या? चलो ये आप मेरे को कल बताना, जिसको पता हो कुछ इस मन में, क्या ये एक मैट्रिक्स हो सकती है 1 × 1 की? जिसको तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे चलता हूं, तो ये आप मेरे को बता दोगे। इसके आगे जो आती है आपकी शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। अभी मैट्रिक्स के थोड़े पार्ट बाकी हैं, सारे पार्ट अपने 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले जो मैंने इतना करवाया है आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ो। किताब आपके पास होगी, 12th के स्टूडेंट हैं तो बेशक है आपके पास बुक्स तो अवेलेबल कर ली होगी। अगर नहीं अवेलेबल की है गाइज, तो जो मैंने करवाया है वो अपने नोट्स जरूर बनाएं, घर पे बैठ के तैयारी करें बढ़िया तरीके से, और जो नई चीज़ समझ में आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आप उस चीज़ को बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको आगे रिप्रेजेंट करूंगा। और जिसको क्लास ये अच्छी लगी हो गाइज, वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा शेयर कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए ताकि पढ़ाने का मजा आए, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हम और बढ़िया तरीके से आपको क्लास अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू सो मच।